नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। एक छोटा सा वाक़या है, उससे आज का प्रोग्राम मैं स्टार्ट करता हूँ, और वो ये है कि एक बिच्छू पानी में गिर गया और बहते बहते तालाब के मिड में पहुँच गया और चीखने और चिल्लाने लगा कि बचाओ 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 मुझे। तो उस बिच्छू को बचाने के लिए वहाँ एक केचुआ गुजर रहा था। उसने उसको देखा और देखने के बाद केचुए ने उसकी मदद करनी चाहिए और तैरता हुआ उसके करीब गया और बिच्छू से कहा कि आप मेरे पीठ में बैठ जाओ, मैं आपको किनारे तक पहुँचा देता हूँ ताकि आपकी जान बच जाए। यकीनन बिच्छू पानी में अगर मज़ीद रहता तो वो मर जाता। बिच्छू फौरन आपके केचुए के पीठ पे सवार हो गया और केचुआ उसको किनारे की तरफ लेके चलने लगा। अभी थोड़ा सा फासला तय हुआ था कि बिच्छू ने केचुए की पीठ पर डंग मार दिया। तो केचुआ दर्द से, जो डंग पड़ा तो दर्द से बिलबिला उठा और उसने कहा कि ऐ बिच्छू, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम डूब रहे थे, मैं तुम्हें किनारे पे ले जा रहा हूं, तुम मुझे ही डंग मार रहे हो, और अगर मैं जख्मी हो गया या मैं मर गया तो फिर तुम भी डूब जाओगे। तो उस पर बिच्छू का जवाब क्या था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूर सुनिए। बिच्छू ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुमने मुझे बचाया है, और अगर मैं पानी में रहता तो मैं डूब जाता और मर जाता। तुमने मुझे बताया और अपनी पीठ पर बैठाया और मुझे किनारे पे ले जा रहे हो। मुझे ये पता है कि तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी फितरत से मजबूर हूं, डंग मारना मेरी फितरत में है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद आते हैं, मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊंगा और फिर आज का अहम तरीन एक प्रोग्राम चंद सवालात के साथ आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, एक ब्रेक लें, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जो आज हमारे गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। जनाब हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। शेख वकास अकरम साहब सीनियर सियासतदान हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आता हूँ जनाब हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब की तरफ। ताहिर अशरफी साहब, मुसलसल पीटीआई की तरफ से फ़ौज को मलाइन किया जा रहा है, तज़हीक की जा रही है, ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा आज़म स्वाति के इशू पे आज़म स्वाति साहब ने और ख़ुद इमरान साहब ने फ़ौज के अहम तरीन ऑफिशल्स को निशाना बनाया। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है सर कि वो निशाना तो बना रहे हैं, संगीन इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, बाहर इंटरव्यू भी दे रहे हैं, वहाँ पे भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जब उनसे सबूत मांगा जाता है तो वो सबूत देने को तैयार नहीं है। एफआईआर में उनका नाम दाखिल करने की बात की जाती है लेकिन सबूत देने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे ताहिर अशरफी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज और सलामती के इदारे जो हैं, ये पाकिस्तान की बका और सलामती के ज़ामिन भी हैं। गलतियाँ होती हैं, ये नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती हैं, इंसान है, कहीं पर कोई गलती होती है, लेकिन जो अंदाज और जो असलूब तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों ने और इमरान खान साहब ने अपना रखा है, ये किसी भी तौर पे ज़ेब नहीं देता है। मैं आज आपके प्रोग्राम में बड़े दावे से कह रहा हूँ, ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ये मैं क़यामत की सुबह तक इन अल्फाज पर पहरा दूंगा कि अर्श शरीफ शहीद के कत्ल में या इमरान खान साहब पर हमले में, ये कहते हैं ना मेजर जनरल फैसल और ब्रिगेडियर फ़हीम और शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह, मैं दावे से कह सकता हूं कि इन दोनों केसों में कहीं दूर दूर तक इन लोगों का वास्ता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर
अरशद शरीफ शहीद होता है कीनिया के अंदर, चंद सेकंड के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक कैंपेन शुरू हो जाती है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, उसकी क़यादत के खिलाफ, पाकिस्तान के हसास इदारे और उसके जुम्मेदारों के खिलाफ। कीनिया इंडिया के बाद रा का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। क्या तहकीक आपने कर ली? मैं कहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब, जैसा कि वजीर आजम ने कहा है, कमीशन बने, तहकीक हो। और फिर जहां तक FIR की बात है, यहाँ मेरे दोनों भाई बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा मेरे से जानते हैं, हमें भी तालिब इल्मी दौर में या उसके बाद इन चीजों से वास्ता रहा है कि बिल्कुल जब SHO या SP या उसके ऊपर के लेवल के अफसर को इस बात का गुमान हो कि ये नाम गलत तौर पर दिया गया है या इसमें कोई शक व शुबा है, वो FIR में नाम नहीं देते। और फिर सूबा पंजाब में हुकूमत किसकी है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आप अपने इदारों को, उनके अफसरान को नाम ले लेकर मतून करते हैं। आजम सवाती साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरा उनसे बहुत जाती ताल्लुक है, लेकिन मुझे दुख है जो कुछ उनके साथ हुआ उस पर भी, और अब जो वो कर रहे हैं इसके ऊपर भी। आप खड़े होते हैं कंटेनर पे, आप कहते हैं ब्रिगेडियर फहीम तेरी मां ने तुझे ब्रिगेडियर बनाया, जनरल फैसल तेरी मां ने तुझे जनरल बनाया। भाई जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपका बेटा है, आपकी अजीज है, तो उनके अजीज नहीं है। उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो गरीब रोज आके हमारी तरह टीवी पे बैठ नहीं सकते। इससे ज्यादा मैं समझता हूं पाकिस्तान के लोगों के लिए अफसोस की खबर नहीं हो सकती थी कि पाकिस्तान के उस इदारे के सरबराह को, जिस पर और जिसकी काबिलियत पर सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही नहीं, मैं मुस्लिम दुनिया की बात करता हूं, वो भी फख्र करते हैं, उसको आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? इसलिए कि एक प्लान बनाया गया था कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद पूरे मुल्क में मुहिम चलाई जाएगी और इदारों को मतून करार दिया जाएगा, उसकी क़यादत पे इल्जाम लगाया जाएगा। आप कोई सबूत तो दे देना, कोई शवाहिद तो दे दें कि ये सबूत है जी। आप सुप्रीम कोर्ट में दे दें, आप हाई कोर्ट में दे दें, आप टीवी पे आ जाएं कि ये शवाहिद है जिनकी बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं। आप कहते हैं जी मुझे इदारों से लोग बताते हैं। भाई बात ये है कि कौन से इदारों से लोग आपको बताते हैं, कौन से लोग आपको बताने वाले हैं? इन्हीं लोगों ने तो आपको मरवाया है। आज यहां आप इमरान खान साहब खड़े हैं, इन्हीं लोगों की वजह से तो खड़े हैं। बहुत सारे हकायक हैं जो मैं जानता हूं, लेकिन कह नहीं सकते। इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश है, आज उनके जख्म देखे, बहुत दुखी है दिल, उनको अल्लाह ताला सेहत दे, सलामती दे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जरा शेख वकास की तरफ जाता हूं। एक सेकंड। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। इदारों के जिम्मेदारान हैं या ये जो फौज के अफसरान हैं, ये भी किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, इनकी भी कोई इज्जत है। खाली आप लोगों की इज्जत नहीं है। मैं आगे सवाल करूंगा कि DGI, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, उसका जवाब देना है ताहिर अशरफी साहब, कि DGI-SPR ने 4 दफा हुकूमत वक्त से कहा है कि हम आईनी बाइंडिंग है हमारे ऊपर, हम अब हलफ और आइन पे चल रहे हैं, लेकिन जो फ़ौज के ऑफिशियल्स की फ़ौज की तज़ीक हो रही है, उसकी तज़ीक के ऊपर लीगल एक्शन हुकूमत ले, तो हुकूमत लीगल एक्शन क्यों नहीं लेती? वो एक कमीशन बनाने के लिए लेटर लिख देती है सुप्रीम कोर्ट को और अपनी जान छुड़ा लेती है। इसका जवाब मैं आपसे लूँगा। मैं आ रहा हूँ शेख वकास साहब की तरफ। शेख वकास साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो हमला हुआ और इस पर FIR नहीं कटी और फिर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मफरूज़ात पे नहीं कटेगी, हकाइक पे कटेगी, फिर पुलिस ने अपनी मुद्दत पे काटा, इमरान खान मानने को तैयार नहीं है, 3 नाम डालने को हैं, सबूत देने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने आज पिटीशन दी है। कैसे देखते हैं इन तमाम मामलात को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तो हर शख्स का हक है इस मुल्क में कि वो अपनी परसेप्शन के तहत अगर समझता है कि फलां शख्स ने उसका नुकसान किया है, लेट्स से मियां शहबाज शरीफ ने उसका नुकसान किया है, तो ये उसका राइट है। वो ये तो नहीं कह रहा कि आप सुबह बगैर तहकीक के और बगैर तफ्तीश के मियां शहबाज शरीफ को जो है फांसी लगा के
और वो आप सजा सुना दें या आप उनको अंदर कर दें, तो सिर्फ यही कह रहे हैं ना। उसके बाद FIR तो सिर्फ फर्स्ट जो है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसके बाद तहकीकात शुरू होती है। और ये बात भी ठीक है, कई दफा जब FIR अफसरान ये समझते हैं कि इसमें नाम ठीक नहीं दिए जा रहे, तो वो अपनी इतनी को मर्जी जो है वो उसमें कर लेते हैं। और हमेशा जहाँ पर अफसरान अपनी मर्जी कर लेते हैं, वहां पे लोग अदालत में जाते हैं, क्योंकि वो भी लोगों का राइट है। और वो अदालत में गए और अदालत के हुक्म के ऊपर फिर वो FIR हो गई। अब वो उस पर भी मुतमईन नहीं है तो वो भी अदालत में जा सकते हैं। ये सारा कुछ जो हुआ है डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान के आम शहरी को इससे रोज गुजरना पड़ता है। ये कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो खान साहब के साथ पहले पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अलमिया की बात ये थी कि इस लेवल पे इतने बड़े लीडर को भी उन्हीं रुकावटों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा जो एक आम शहरी को पाकिस्तान में करना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल बगैर जवाज के होता कि अगर इदारों के जो हेड्स हैं एजेंसीज के, हमारे जो फौजी है, उनका नाम बगैर तहकीक के दे दिया जाता तो ये ज्यादती होती। अब वो खुद चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर हुई है। अगर कोर्ट मुनासिब समझेगी तो उसकी तहकीक करा लेगी, और उसकी तहकीक में जो चीज सामने आएगी, हकायक सामने आएंगे, उसके ऊपर कोई अदालत चाहे तो वो केस चला सकती है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें किसी को भी इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। एक आदमी जिसपे गोलियां चली हों, एक आदमी जो ये समझता हो कि गोलियां उस पर इसलिए चलाई गई हैं क्योंकि उसको लोग चाहते हैं कि वो जो है वो सफा हस्ती से मिट जाए, तो फिर स्टेट ऑफ माइंड में अगर उसका शक किसी पे जाता है तो उसको भी आप इतने नंबर जरूर दें कि यहाँ बैठ के आप ये कहना शुरू कर दें कि नहीं उनको अच्छा ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता देखें ना। जो टोन उस दिन थी वो परसों नहीं थी, वो कल नहीं थी और आज भी नहीं थी। जैसे जैसे चीजें डॉक्टर साहब ठंडी होती है, बिहेवियर्स और टोन्स चेंज हो जाती है। अब उन्होंने फौज के हक में भी परसों बयान दिया है, आज उन्होंने अमेरिका के हक में भी बयान दिया है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आएंगी, लोग बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और कहीं ना कहीं बात हो रही है। अच्छा सर, एक सवाल जरूर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपकी मौजूदगी से कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं, नाम ले रहे हैं अहम तरीन इदारों का, वज़ीर आज़म का, राना सनाउल्लाह का, और आप देख लीजिए कि जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें ये सवाल पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है, सबूत है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया FIR काटने का तो उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि जी मफरूज़ात पे तो आप नहीं काट सकते। तो क्या वजूहत है कि अगर इमरान खान साहब FIR में नाम दाखिल करना चाह रहे हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन पे दाखिल करना चाह रहे हैं, या उनके पास कोई सबूत और प्रूफ है, और अगर है तो वो क्यों नहीं उसको एग्री करते कि मैं सबूत। पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि ये तो इतनी तफसील में अगर कोई खान साहब के बिहाफ पे स्टेटमेंट कोई मेरा PTI का भाई दे तो बेहतर होगा, मगर क्योंकि आपने ये सवाल मुझसे किया, मैं अपनी अकल समझ के मुताबिक आपको एक जवाब दे देता हूँ। वो ये है कि आप क्यों ये समझते हैं कि इस लेवल की कंट्रोवर्सी या इस लेवल की कॉन्स्पिरेसी या इस लेवल की मर्डर अटेम्प्ट जो है उसकी तफ्तीश और उसके सबूत इमरान खान आपको टीवी के ऊपर देना शुरू कर देंगे। उन्होंने शक व शुबहात जाहिर किए हैं, FIR हो गई है, वो उस पर मुतमिन नहीं, अदालत के पास चले गए हैं, अदालत ने मुनासिब समझा तो वो एक्शन ले लेगी। अब तो उन तहकीकाती इदारों की ये जिम्मेदारी है कि खान साहब ने नाम दिया है जिन लोगों का, जो बंदा पकड़ा गया है वो भी इदारों के पास है, वो तहकीक करे, तफ्तीश करे और दुनिया के सामने ले। अगर खान साहब तफ्तीश से मुस्तफ़ न हुए तो फिर खान साहब अपनी तरफ से फिर ओनस ऑफ प्रूफ आता है उन पे। अगर सारे डॉक्टर साहब इमरान खान नहीं देने आए थे उस DPO ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਜੇ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ठीक है। मैं जरा न्याजी साहब की तरफ आ जाता हूँ यही सवाल लेके। न्याजी साहब, FIR कटी है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर पे 92 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, तब जाके FIR कटी है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि मफरूज़ात पे नहीं कटेगी, हकाइक पे। देखिए सर, इसकी वजूहत से क्या हो रहा है कि जो मुलजिम पकड़ा गया है, अहम विजुअल के सामने वो बंदा मौजूद है, पकड़ा गया है, उसका अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं हुआ, और सर मेडिकल लीगल नहीं हुआ अभी तक, जो बहुत अहम है
इस वाक़े के हवाले से। और तीसरी चीज़ ये है सर कि जो GIT बनी है वो GIT आज बनती है, कल ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा, और रेस्क्यू वाला जो जिसने पहले इनिशियल बयान दिया था कि एक सिर्फ ज़ख़म देखा है उन्होंने इमरान खान के घुटने पे और कोई ज़ख़म नहीं देखा, वो मेडिकल एड देने गया था, तो वो बेचारा अब मुसीबत पे पड़ा हुआ है, उसको धमकियां मिल रही हैं और पता नहीं किस कौन कौन से इदारे उसको उठा रहे हैं। तो इसका क्या हाल है सर, क्या समझते हैं, क्या इमरान खान सही हैं या इमरान खान गलत हैं, वो नहीं होने दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन? जी न्याजी साहब। जी न्याजी साहब, मेरी आवाज आ रही है? न्याजी साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं प्रोग्राम चल रहा जी आ रही है न्याजी साहब मेरी आवाज? इंशाल्लाह अपने दाएं और बाएं देखेंगे जो न्याजी साहब मेरी आवाज आ रही है? कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, दूसरी जानिब आपको दिखा। ये बीच में कोई खातून की आवाज क्यों आ रही है भाई? मोबाइल पे लगे हुए, अगर आवाज जा रही होगी तो मुझे वो कहेंगे ना, जाहिर है वो मोबाइल पे लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर उनको मेरी आवाज जा रही है तो वो मोबाइल नीचे तरफ ड्रॉप कर देंगे। आप ये एक क्लू दे रहे हैं कि वो मोबाइल सुन रहे हैं इसलिए मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। ये कितना अच्छी बात कर दी। मैं ताहिर अशरफी साहब के पास आ रहा हूं, ये लाइन क्लियर कीजिए। ताहिर अशरफी साहब, क्या वजूहत है कि DGISPR बार बार आने के बाद बार बार आ रहे हैं और हुकूमत से ये कह रहे हैं कि आप लीगल एक्शन लीजिए? हुकूमत कोई लीगल एक्शन नहीं ले रही जबकि उसके पास कई इख्तियारात हैं। वो एक लेटर लिख देती है सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो है वो फुल कोर्ट कमीशन बनाएं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं? हुकूमत खुद एक्शन लेने को तैयार नहीं है, तो फिर फौज कब तक अपनी तज़ीक और तजलील करे और अपनी ऑफिशियल्स को नुकसान पहुंचाए? क्योंकि फौज का नुकसान पहुंचना पाकिस्तान का नुकसान पहुंचना है। क्या कहेंगे सर? हेलो जी, हेलो जी ताहिर साहब बोलें, मेरी आवाज आई? क्या हो गया आप लोगों को? जी ताहिर साहब मेरी आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर साहब आ रही है आवाज आपकी। मेरे आपका बीच में सवाल कट गया था क्योंकि जी मेरा सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि DGISPR कई दफा हुकूमत से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि लीगल एक्शन लीजिए जो इमरान खान हमारे ऑफिशियल्स हमारे अदारे के खिलाफ कर रहे हैं। हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि उसने एक कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया। तो क्या ये काफ़ी है हुकूमत का इक़दाम? देखिए, गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर फ़ौज पर तनकीद करना, इदारों को मतून करार देना, ये एक फ़ैशन भी है। किसी की बकरी चोरी हो जाए तो उसे कुछ ना लगे तो वो इदारों में डाल देता है। ये एक फ़ैशन बन गया। तहरीक-ए-इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने तमाम जो रेड लाइन थी उनको क्रॉस कर दिया और ज़ातियात पे चले गए। अब लाजमन ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है और हुकूमत को करना भी चाहिए, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हुकूमत करेगी भी, कि जो कानूनी तौर पर चीज़ें मुमकिन है वो की जाएं। अगर आप अपने इदारों की तज़हीक और उन पर बेजा इल्ज़ाम तराशी ख़त्म नहीं करवाएंगे तो यह खुदा का वास्ता है। ये बातें मैं तो करते भी डरता हूँ, क्योंकि मैं एक आलम इस्लाम का, आलमी दुनिया का एक तालिब इल्म हूँ। यही कुछ शुरू हुआ था मिस्र में और लीबिया में और शाम में और इराक में और यमन में, और फिर आज सारे वहाँ ज़रा हालात का अंदाज़ा कर लें। और अभी ये जो कल परसों एक अमरीकी जरीदे का, अखबार का जो मजमून है, उसमें से इस बात को भी ये ज़रूर अपने जहन में रखें, 9/11 के इस बात की सूरत हाल को भी अपने जहन में रखें कि अगर ये कौम और फौज इकट्ठी ना होती तो हमारा हशर क्या हो गया होता। अफगानिस्तान का बॉर्डर 40 साल से जंग में है। जो मुल्कों के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं था वहां वो अफरीत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का आया, तो नतीजा आज देख लें। वहां तो मुआशी मसाइल भी नहीं थे लीबिया के अंदर और जो है इराक में और बाकी जगहों पे। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल भी करना चाहिए। और अगर कोई चीज़ है, कोई आपके पास दलील है
आप कोर्ट में चले गए हैं, आपने ऐलान कर दिया, पता चल जाएगा, कमीशन बना दिया वजीर आजम ने। बहरहाल हुकूमत को अफवाज पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ ये जो कैंपेन है और ये जो मुहिम है, जिसमें दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर हमारे दोस्त भी शामिल हैं, हमारे बच्चे भी शामिल हैं और हमारे दुश्मन भी बाहर से बैठ के इस पर बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आप ट्विटर का या फेसबुक का वो सारा निकाल ले तो उससे आपको वाज़ेह होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को लेना चाहिए, लेकिन अभी तक हुकूमत कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है और DGISPR 4 दफ़ा आके हुकूमत से कह चुके हैं कि लीगल एक्शन लें, जो आपके पास बड़े इख्तियारात हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर आते हैं जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे मेहमान हैं, उनसे भी इस मौजू पे सवाल करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है डॉक्टर साहब। अच्छा सर, मैं जो डिस्कस कर रहा था वो आपके सामने सवाल रखता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हुआ। सवाल ये है सर मेरा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो फायरिंग हुई, वो कहते हैं कातलाना हमला है। उनके सामने 3 नाम हैं जो FIR में वो लाना चाहते हैं, लेकिन उनसे जब सबूत मांगा जाता है, चाहे इंटरव्यू में, चाहे इंतज़ामिया मांगती है, वो देने को तैयार नहीं है, लेकिन बज़िद हैं कि मेरी FIR जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह काटी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और FIR कटवा दी और ये कहा कि मफरूज़ात पे नहीं कटना चाहिए। दूसरी तरफ इस डिले की वजह से अब तक जो मुलजिम गिरफ़्तार हुआ है उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान, इक़बाली बयान अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक अहम तरीन इन्वेस्टिगेशन जो मेडिको लीगल है वो भी नहीं हो सकी। इवन के जो GIT बनी है वो भी टूट रही है, बन रही है। तो आया इमरान खान अब चले गए सुप्रीम कोर्ट, तो इमरान खान डिले कर रहे हैं या पंजाब की सूबाई हुकूमत डिले कर रही है या इंतज़ामिया डिले कर रही है? कौन कर रहा है सर? एक अंग्रेजी की फ्रेज है डॉक्टर साहब, मोमेंट टू मोमेंट। इमरान खान साहब के लिए ज़रा मैं उसमें तरमीम करता हूँ कि इवेंट टू इवेंट। अब जिस दिन जब इन्होंने एक डंके की चोट पे बड़ा, जब अभी वो वज़ीर आज़म थे और फरमाया कि एक मरासिल आया है, तो मैं एक बात बड़ी शद्दमत के साथ और तसलसल के साथ कहता रहा हूँ कि ये सिर्फ आप इमरान खान साहब इस बात से फ़ायदा उठा पाएंगे अगर इसको कंक्लूड कर पाए 2-3 महीने में खातर खा नताई निकाल लिए, वगैरह जैसे ही मामला लंबा होगा तो ये चीज़ें खुद ब खुद इसलिए एक्सपोज होंगी कि झूठ के पास एक ही खराबी होती है सबसे बड़ी, और वो ये होती है कि पाँव नहीं होते और वो ठहर नहीं सकता। उसे महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद किसी न किसी मौके पे झूठ ने बैकफायर करना होता है। अब आपने देख लिया कि मरासिल के ऊपर आज सारा दिन वजाहतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वजाहत देना एक तकलीफ दे मरहला है, क्योंकि मैंने आज तक किसी बड़े लीडर को कभी किसी मौके पे वजाहतें देते नहीं देखा। सिर्फ वजाहत वो देता है जो बंदा गलत बयानी कर चुका हो, जो बंदा गलती कर चुका हो, जो बंदा कुछ कहना चाहता हो और वो समझा ना पा रहा हो और लोग कुछ और समझ रहे हो, तो आप वजाहत देते हो। ये तीनों मराइल जो है ना, ये कोई खुशगवार लम्हात नहीं है, ये परेशान करने वाली बातें हैं। मैं कायद आज़म की ज़िंदगी को खंगाल बैठा हूँ, हर तकरीर को घोट के पड़ा है। मैं सिर्फ 2-3 इवेंट देखना चाहता था कि कभी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत दी है, कभी कोई एक माज़त खाना फ़िक्रा कहा है, अपने किए के ऊपर बताया कि यार ये मैंने किया था, मेरा मतलब ये नहीं था, ये था। एक फ़िक्रा नहीं निकाल के दे सकते, एक फ़िक्रा। चलो क्या मुकाबला कायद आज़म से, और कहाँ वो एक धमकता जिसने पूरी एक सदी को रोशन किया सूरज, और कहाँ ये पिदिए और क्या इनके शोरबे। अब इमरान खान साहब बड़े मखमसे में है। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क का फैसला कर रहे हैं, इससे बड़ा सुहान है रूह कर सकते हैं नहीं करते, इससे बड़ा तकलीफ दे मरला इमरान खान साहब के लिए क्या होगा
कि नवाज शरीफ साहब ने 2 बड़े अहम फैसले किया, उनका आज उनकी गूंज हम पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। एक फैसला उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ क्या होगा। जाहिर है उसमें इत्तेहादी जमातों की जो मशावरत है वो भी शामिल होगी, लेकिन बिल आखिर कोई चीज़ तो थी ना कि पूरी दुनिया वो किबला जो लंदन पहुंची हुई थी ताकि ये मनवाने के लिए कि किसी तरीके से हो कोई ऐसा फार्मूला नजर मिल जाए जहाँ पे वादे वईद किए हुए हैं। इमरान खान साहब का तो अब ये भी इंकशाफ होगा कि जनरल बाजवा साहब जिनके बारे में उन्होंने इंतहाई नाजेबा कलमात कहते रहे हैं, कोई पता नहीं उन्हीं की गेम कर रहे हों, क्योंकि इमरान खान साहब भी उनकी एक्सटेंशन चाहते थे, कई लोग उनकी एक्सटेंशन चाहते थे, पाकिस्तान बैरून ममालिक में कई अहम शख्सियात उनके एक्सटेंशन चाहती थी। नवाज शरीफ साहब को लंदन में पैगाम भिजवाया गया बैरून ममालिक के बड़े सरकर्दा लोगों की तरफ से। क्या जवाब था? एब्सोल्युटली नॉट। फिर इमरान खान को दूसरी चीज चाहिए थी इलेक्शन, तो क्या जवाब है नवाज शरीफ साहब का? एब्सोल्युटली नॉट। यानी कि जिस मुल्क फौज के सिपहसालार का फैसला नवाज शरीफ का, इलेक्शन कब होंगे वो फैसला नवाज शरीफ का। अब इमरान खान साहब और क्या चाहते हैं? अब कर ले, कुछ कर रहे हैं तो ठीक। ये मार्च इटसेल्फ जो है, उन्होंने इमरान खान साहब की सारी चीज को एक लेस्टर बना दिया है। एक बेरौनकी सी है उनकी तकरीरों में और चेहरे पे। मैं उसे पढ़ सकता हूँ कि इमरान खान साहब ये जो सब कुछ कर रहे हैं, और फिर फाइनेंशियल टाइम्स को जो इंटरव्यू दी है, किस डिटाई से कह दी है कि आप उसमें मिट्टी पाओ मरासले पे, जिस पे हमने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, सिर्फ से कंटेनर मार्च के ऊपर, जो कि पता नहीं वो क्या मार्च है या जलसी हैं या जलसे हैं। इमरान खान खुद 6 दिन कर चुके हैं, बदकिस्मती से एक दिन पे हमला हो गया और उसके बाद वो आज तक चल रहा है। वो क्या चीज़ है? लेकिन उस मार्च के अंदर इमरान खान साहब खुद थे या नहीं थे? सब कुछ है सिवाय सामईन के। ठीक। अदम दिलचस्पी पब्लिक की। अब वो कहाँ पे चल रहा है? इमरान खान साहब तो इस वक्त इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो तासुर तो ये दे रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर 90% लोग उनके साथ हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब आया दिन नवाज शरीफ साहब जो है, उनका जादू जो है सर चढ़ के बोलेगा। जो इतने बड़े फैसले करते हैं, जब वो आते हैं तो वो एकदम तकरार से आते हैं। ठीक है सर। इमरान खान साहब को शिकस्त फाश दे दी है दो पॉइंट्स पे। ठीक है, ठीक है। मैं आगे चल के बात करूंगा इस पे। शेख वकास साहब, साइफर के क्या कहेंगे सर? इमरान खान बैकआउट हो गए, लेकिन सर क्या इस तरह बैकआउट हो सकता है कि जिस बुनियाद पर सफारती ताल्लुकात ख़राब हुए हों, आइन शिकनी भी हुई हो, उसके ऊपर सर गद्दार भी कहा गया हो, और आप बहुत यानी फ़ौज को मलाइन किया गया है, बहुत कुछ हुआ है, अब वो इतने आसानी से साइफर से दस्तबरदार हो सकते हैं सर? आपके पास 4 मिनट है सर। नहीं, ना वो साइफर से इतनी आसानी से दस्तबरदार हो सकते हैं, और ना मैं ये समझता हूँ कि एक इंटरव्यू की बुनियाद पे वो साइफर से दस्तबरदार होने लगे हैं। यहाँ पे इस मुल्क के अंदर रिवायत रही है, और आप इस बात के गवाह हैं, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के आने से पहले आने वाले और उनके बाद, ये कई दफा आपने ऑफिशियल स्टांस जो है लोगों ने चेंज किया है। 1-2 दिन में कोई और इंटरव्यू आ जाएगा, मीडिया उसको बैठ के डिस्कस करना शुरू कर देगा। मैं ये समझता हूँ कि साइफर पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक बड़ा अहम मोड़ था, और उस पर ना खान साहब दस्तबरदार हो सकते हैं और ना इन्हें कोई होने देगा। उससे जिन जिन हुकूमतों को नुकसान या तकलीफ पहुंची है, हमें उनका स्पोक्स पर्सन बनने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही इस चीज का हिसाब किताब कर लेंगे। अगर कोई चीज गलत हुई तो वो उनसे बात कर लेंगे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है, नेक्स्ट साहब मेरे ये बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, नाराज ना हो तो मैं बस 1-2 बातें करना चाहूंगा, और वो ये है, अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई भी फैसला किया है तो वो इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े लीडर है, वो सिर्फ इसलिए कि उनके भाई यहाँ पे वज़ीर आज़म है, और उनके भाई वज़ीर आज़म कैसे बने हैं? इमरान खान के खिलाफ कदम एतमाद करा के और बहुत से और भाइयों की मदद से इमरान खान को बाहर निकाल के। अगर ये मामला ना होता तो मियाँ साहब जिस तरीके से पाकिस्तान से गए थे, मेरे ख्याल में वो ना मुझे भूलाया, ना आपको, और ना मुझे अंगूठा दिखा के गए थे, पूरी कौम को भूला, ख़ुसूसन नून लीग वालों को, क्योंकि हम तो दुआएं कर रहे थे टीवी पे बैठ के कि आज गए, अल्लाह ताला रहम करे, मगर वो ऐसे गए जैसे कोई भी नहीं गया, ऐसे अशाश बशाश होके। तो मैं ये समझता हूँ कि
फैसले उन्होंने सिर्फ इसलिए किए हैं। पिछले 2-3 महीने के अंदर बहुत से पैंतरे आए हैं सियासत में दोनों पार्टियों की तरफ से। कई जगह पे पसपाई हुई है नून लीग को, कई जगहों पे पसपाई हुई है पीटीआई को, मगर आप ये देख लें कि एक शख्स जो है वो 8-9 सीटों पे अकेला इलेक्शन लड़ता है और 7 सीटों पे जीत जाता है। और ये वो मिसाल भी नहीं है कि जो इनकी हुकूमत थी तो नून लीग वाले जीत गए थे, ये बात भी कोई नहीं है। एक को बंदा ही लड़े हर जगह पे। मैं ये समझता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें डिफाइन नहीं करेंगी अगले 1 महीने के इवेंट। ठीक, अगले एक इवेंट जो है वो बड़ी अपॉइंटमेंट से डिफाइन होगा और उस डेफिनेशन के अंदर सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अकेला स्टेक होल्डर नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज मान ली जाए कि आर्मी चीफ वो लगा रहे हैं, फिर इमरान खान का जो पॉइंट है जिसमें वो सारी कौम को लेके बाहर आके खड़ा हो गया, वो बात तो ठीक हो जाती है। ठीक है, और अगर वो बात जाती है तो याद रखिएगा, अगर अब इनकी मर्जी का और इस तरह इनकी मर्जी का ये कहें कि हमने लगा दिया, अल्लाह माफ करे, वो थानेदार तो कोई नहीं है, वो आर्मी चीफ है। ठीक है, ठीक है। फिर नया आर्मी चीफ नून लीग का बैगेज उठाने को तैयार नहीं होगा। ये तारीख है इस मुल्क की कि किसी का लगाया हुआ आर्मी चीफ उसका गंद नहीं खाता होता। ठीक है, कल फिर ऐसा तो सारे के सारे न्यूट्रल हो जाए और फिर आपको पता लग जाए कि मैदान में क्या हुआ है। ठीक है सर, मैं जरा हफीजुल्लाह न्याजी साहब को ले लेता हूं क्योंकि उनको टाइम कम दिया था। फिर मैं आता हूं ताहिर अशरफी साहब की तरफ। हफीजुल्लाह न्याजी साहब क्या कहते हैं, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का डिस्क्रिशन तो सिर्फ वजीर आजम का इस्तेहकाक है, मुशावरत करें या ना करें? देखिए जी, जो वकास साहब ने बात की है बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है। मुझे उनकी हर बात से 100% इतफाक है। मैं तो असूली तौर पे तो पाकिस्तान में क्या होना चाहिए था, काश वो उसी तरह होता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जिस रऊनत के साथ कहते रहे हैं, शायद अल्लाह ताला ने ये वो कहते हैं ना कि लेफ्ट साइडेड जो है वो एक पंच जो दिया है, मैं तो उसको बता रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इमरान खान साहब को ये बता रहा हूँ कि जिस नवाज शरीफ साहब को आप हकारत से नाम लेते थे, ना इस्लाम में गुंजाइश है, जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब का नाम लेते हैं, जरदारी साहब का लेते हैं, कि जिसका मर्जी है, मतलब आप उठा के पाकिस्तान के फौज के सलार को आप गद्दार कहते हो, उनके बच्चों पे क्या बीतती होगी, उनके नौजवानों पे क्या बीतती होगी। ये बातें आपने की हैं और इन बातों के बाद आपको तो आप तो इस रऊनत के साथ कह रहे थे जैसे ये आपका हुक्म है, आपकी गुजारिश नहीं है। वो ले आए अपने बंदे। मैं तो कहता हूँ कि करवा, अगर होता तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें इसलिए डोलड्रम में रही हैं या दरमियान में रही हैं, लिम्बो में रही हैं, न इधर न उधर, कि ये डर लगता था कि इमरान खान कहीं 30 लाख बंदा ना निकाल आए। मैं तो तब भी कहा था 25 जब 22 तारीख को आया था, मैंने कहा हजूर आप 50,000 बंदा ले आए, आपको मर्जी के फैसले मैं दिला दूंगा। अब बंदे नहीं निकलते तो मेरा क्या कसूर है। आप तो 7 सीटें क्या, आप तो पता नहीं 2,500 सीटें और लड़ लेंगे तो भी सारे आप स्वीप करेंगे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इसमें तो किसी ने को कहा है आपने कि आपकी मकबूलियत जो है, मैं तो कहे वो तो 90% है, 7वें आसमान नहीं बल्कि 9वां आसमान। अगर अलामा साहब बैठे थे पूछ लेते हैं कि 9वां आसमान है तो 9वें आसमान पे है वो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ दे बात हो कि मैं एक लीडर हूँ और मैं असर्टिव हूँ, या तो मैं 2 नंबरी कर रहा हूँ और मैं एक हतमी बातें कर रहा हूँ, फाइनल बातें कर रहा हूँ कि जी नवाज शरीफ कौन होता है, तो नवाज शरीफ ने कह दिया मैं ये होता हूँ। मुझे पता है कि कई चीजें मरलों से गुजरे होंगे, बहुत सलाह मशवरे हुए होंगे, ऐसे नहीं वो तो सिर्फ एक सलाह मशवरे यहाँ पाकिस्तान में कितने हुए होंगे। मैं तो सिर्फ इमरान खान साहब के स्पेसिफिक कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके सामने ये सारी बात बताई है कि अल्लाह ने कहा है कि मेरे सामने जो है आप मुझसे ज्यादा पढ़ाई ना अपनी बताओ। ठीक है सर, बहुत आनी पड़ती है ये, मैं तो हकीकत है कि खुदा खौफ भी आनी चाहिए। ठीक है सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा नाज़रीन, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक। एक नाज़रीन आपने सुना होगा बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो या जो मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 का 4। लेकिन दुनिया जो है इसके ऊपर बड़े बड़े मशवरे और प्रोपेगेंडा और दिस एंड डैट, तो इसीलिए मैंने कहा कि बेगानी की शादी में लोग यानी अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है।
मैं आता हूं जनाब ताहिर अशरफी साहब, मेरे पास 2 मिनट है। मैं आपसे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं क्योंकि इस पे भी डिस्प्यूट है हुकूमत और दूसरी तरफ से MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद पाकिस्तान का आना मुलतवी हो गया। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्या वजूहात है? डॉक्टर साहब, मैं अमीर मोहम्मद बिन सलमान इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान आएंगे। वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं और मुल्कों में भी बाज़ में वो नहीं जा रहे जहां उन्होंने जाना था। और मैंने पहले भी इस बारे में पहले भी कहा है, हमें इसके ऊपर ना सियासत करनी चाहिए ना इस पर ज़्यादा बात। एक बात जो हुई है, मैं चाहता हूँ कि वो आर्मी चीफ की तैनाती, ये आइनी तौर पर उसका एक निज़ाम मौजूद है। जनरल बाजवा साहब ने आज से 6 माह पहले सबको बता दिया था और उनके ऊपर मैं जानता हूं बहुत सारे दोस्त ममालिक की तरफ से भी था कि आपको रहना चाहिए, लेकिन आज के दिन तक उन्होंने सबसे माजरत भी की और शुक्रिया भी अदा किया कि नहीं, मैंने जाना है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है, आर्मी चीफ ने नाम भेजने हैं, वजारत दिफा ने समरी भेजनी है, जो आयन और कानून के मुताबिक ज़ाब्ता है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हो जाएगा। जो आने वाला होगा वो भी पाकिस्तान की फ़ौज का आर्मी चीफ है, वो भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। और जनरल बाजवा साहब की जहाँ तक ये अफवाह साजी और ये है, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि जनरल बाजवा ने कम से कम 6 माह पहले मुतलका तमाम जगहों पे कह दिया था कि मैं अपनी मुद्दत जो है जब पूरी होगी उस मुद्दत के बाद मैं चला जाऊँगा, मैंने नहीं रहना। वगरना मुमकिन है कि अगर वो रहना चाहते तो आज की तारीख में भी लोग उनके लिए ये लेके खड़े हों कि जी अगर आप रहना चाहें तो हम बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत क्लियर कर दिया। मेरा ख्याल है ये फैसला भी हो चुका होगा। अब वो बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।